लास्ट डे हम लोगों ने आइडियलिज्म के बारे में पढ़ा था। आइडियलिज्म को हमने बताया था कि आदर्शवाद है, और आदर्शवाद जो है वो मेन रूप से आध्यात्मिक चीजों पे ज्यादा जोर देता है। जैसे आप लोगों को बताया गया है, सत्यम शिवम सुंदरम, जो आदर्शवाद का मुख्य उद्देश्य है। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। और कहीं ना कहीं जो शिक्षा का लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, वो आध्यात्मिकता को प्राप्त करना है, आत्मा को प्राप्त करना है, आत्मा के बारे में जानना है। मेन जो आइडियलिज्म वाले हैं वह आध्यात्मिक शिक्षा पे विशेष जोर देते हैं। तो जैसे कल हम लोगों ने डिफिनीशन देख लिया था, और डिफिनीशन के साथ साथ आदर्शवाद का अर्थ भी देख लिया था। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में भी जाना था। और अब जो आज हम उसी क्रम पे देखेंगे, तो आदर्शवाद के उद्देश्य क्या हैं। आदर्शवाद के उद्देश्य: आदर्शवाद मानव जीवन की श्रेष्ठता को अधिक महत्व देता है। यानी जो आदर्शवाद है, तो आदर्शवाद का उद्देश्य यह है कि मानव को किस प्रकार से हम लोग एक श्रेष्ठ नागरिक बनाएं। श्रेष्ठ नागरिक बनाएं, वह इस बात को मानता है कि मानव व्यक्तित्व ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मैंने ये भी बताया था कि इस सृष्टि जगत में जितनी भी वस्तुएं, चाहे वो प्राकृतिक हों या अप्राकृतिक हों, अगर जो ईश्वर के द्वारा बनाई गई कोई वस्तु है, तो उनमें ईश्वर ने मानव की जो रचना किया है, उन प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ प्राणियों के रूप में मानव की गिनती होती है। इसलिए मानव को ईश्वर को मानव को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना कहा जाता है। यही कारण है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व का उत्कर्ष या आत्मा अनुभूति की प्राप्ति है। जब ईश्वर के द्वारा मानव की जो रचना है वो सर्वश्रेष्ठ प्राणियों के रूप में की गई है, इसीलिए आदर्शवाद के अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य है, तो क्या है? आत्मा अनुभूति की प्राप्ति करना या उत्कर्ष करना। उत्कर्ष का मतलब ऊपर उठाना। व्यक्तित्व के उत्कर्ष का अर्थ स्व की सर्वोच्च शक्तियों या क्षमताओं की प्राप्ति। स्व का मतलब होता है स्वयं। यानी कहीं ना कहीं आदर्शवाद के अनुसार व्यक्ति को यह सिखाया जाता है कि उसके अंदर जो भी शक्तियां विद्यमान हैं, उन स्व की शक्तियों को, स्व की काबिलियत को वह व्यक्ति स्वयं जान सके। जिस तरह से काचुक साध रहो बलवाना, हनुमान जी के अंदर असीम शक्ति थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको याद दिलाने की जरूरत थी या एहसास कराने की जरूरत थी। और जब उनको एहसास कराया गया तो पता चला कि पूरा हिमालय पर्वत को ही उठा करके आ गए। तो इसी तरह हर एक व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं शक्तियां जो होती हैं वो सुषुप्ता अवस्था में पड़ी रहती हैं। अगर उसके लिए उचित इन्वायरमेंट मिल जाता है, तो जो भी हमारी शक्तियां होती हैं वो कहीं ना कहीं निकल करके बाहर आने लगती हैं। आप कल्पना करिए कि क्या डिसेबिलिटी के बारे में किसी को कुछ पता था क्या? जो आज आकर के आपने एडमिशन लिया, सारे लोगों ने HIVI-MR, और आज कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी से रिलेटेड एजुकेशन ले रहे हैं, एक एजेंसीज के बारे में जान रहे हैं, टीचिंग मेथड्स के बारे में जान रहे हैं, TLM के बारे में जान रहे हैं, डिसेबिलिटीज के बारे में जान रहे हैं। मतलब 2 साल के अंदर, लगभग 1.5 साल में आपने बहुत सारी चीजों को सीख लिया। तो अगर वो सारी की सारी शक्तियां आपके अंदर पहले से अगर विद्यमान न होती, तो कैसे आप ये सीख लेते? मेडिकल में एक अनजान व्यक्ति का एडमिशन मेडिकल में दिला दिया जाता है, तो क्या वो पेट से मेडिकल के बारे में सीख के आता है, या इंजीनियरिंग को वो पेट से सीख के आता है? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सुषुप्ता अवस्था में व्यक्ति के अंदर वो शक्तियां पहले से विद्यमान रहती हैं। जिस तरह से बीज के अंदर सारी की सारी शक्तियां पहले से विद्यमान होती हैं, और उनके डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं उचित इन्वायरमेंट की जरूरत होती है। अगर उचित इन्वायरमेंट या उचित दशाएं मिल जाती हैं, तो एक दिन वही बीज जर्मिनेशन करके बहुत बड़े पौधे के रूप में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से इंसान के अंदर भी सारी की सारी शक्तियां कहीं ना कहीं विद्यमान होती हैं, और एजुकेशन के द्वारा कहीं ना कहीं व्यक्ति को स्व के शक्तियों को
वो पहचान सके और उनको विकसित कर सके, इस चीज का एहसास दिलाया जाता है। आदर्शवाद के अनुसार मनुष्य में असीम शक्तियां होती हैं, अतः शिक्षा का उद्देश्य उनका पूर्ण विकास करके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना और आत्मानुभूति है। हर जगह आत्मानुभूति की बात आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आदर्शवाद के अंतर्गत हम लोग आध्यात्मिक चीजों पे विशेष जोर देते हैं। लास्ट में कोई एक स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लेगा और ग्रुप में डाल देगा अटेंडेंस की। 40 लोग हैं इस टाइम पे। आत्मानुभूति स्तर है जिन पर चढ़कर मनुष्य आत्मानुभूति करता है, जैसे शारीरिक स्व का विकास अर्थात शारीरिक शक्तियों का विकास। एक दुबले पतले व्यक्ति को भी अगर कंटिन्यू आप एक्सरसाइज करवाना चालू कर दोगे, उसको उचित पोषण मिलना चालू हो जाएगा, तो उसका शरीर भी स्वस्थ हो जाता है, हष्ट पुष्ट मजबूत हो जाता है। अर्थात आदर्शवाद के अनुसार शारीरिक शक्तियों को पहचानना, शारीरिक स्व का विकास करना, स्व का मतलब होता है यहाँ पे सेल्फ से, यानी सेल्फ के शरीर का विकास करना। तो सेल्फ के शरीर का विकास किस प्रकार से आप करेंगे? आप दौड़ेंगे, धूपेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा, कसरत, व्यायाम, तब जाकर के शरीर आपका हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होता है। सामाजिक स्व का विकास अर्थात सामाजिकता का विकास करना, बौद्धिक स्व का विकास अर्थात मानसिक शक्तियों का विकास करना, आध्यात्मिक स्व का विकास अर्थात आध्यात्मिकता का विकास करना। तो ये चीज तो कहीं ना कहीं शिक्षा के उद्देश्य थे कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होना चाहिए, किस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो ये 4 प्रकार की शक्तियां होती हैं, इन शक्तियों को व्यक्ति पहचान सके और हर एक व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं वो शक्तियां छुपी होती हैं, तो अपना स्व का विकास कर सके, शारीरिक स्व का विकास कर सके, आध्यात्मिक स्व का विकास कर सके, सामाजिक स्व का विकास कर सके और साथ साथ मानसिक स्व का विकास कर सके। और जो भी आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा दी जाती है, उस शिक्षा का जो लास्ट एम होता है, तो कहीं ना कहीं आत्मा अनुभूति की प्राप्ति करना ही आदर्शवाद का मेन उद्देश्य होता है। ये वस्तु जगत होता है और एक होता है विचार जगत। जो आदर्शवादी विचारधारा के लोग हैं, तो वस्तु की अपेक्षा विचार जगत को अधिक महत्व देते हैं। अभी हम लोग पूरा आदर्शवाद कंप्लीट कर रहे हैं, एक बार फिर से दोबारा इसको समराइज करेंगे साइट में। तो उस टाइम पे कॉपी पेन लेकर के आप बैठिएगा और मेन चीजों को नोट करिएगा। चलिए पाठ्यक्रम देखते हैं कि आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। बात मेरी समझ में आ रही है? जरा फीडबैक दें। यस सर। जी सर, आ रही है। यस सर। यस सर। सर एक बार बता दीजिएगा अध्यात्म क्या है? अध्यात्म क्या है? यानी अध्यात्म को एक तरह से ये मान के चलिए, जिस तरह से कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता के अंतर्गत आप देवी देवता, और शुरू में ही जो हम लोग ये फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, तो आपको बताया है कि इसको 2 भागों में हमने बांटा है। एक तो आपका शुरू में मैंने बताया था आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक का मतलब ये बताया था जो कहीं ना कहीं वेदों की प्रामाणिकता को माने, वेदों की जो प्रामाणिकता को माने, उनको हम आस्तिक कहते हैं। और जो वेदों की प्रामाणिकता को ना माने, उनको हम नास्तिक कहते हैं। और जो व्यक्ति कहीं ना कहीं आस्तिक होता है और आस्तिक चीजों के प्रति, जैसे धर्म ग्रंथ है, बाइबल है, गीता है, रामायण है, अपने अपने धर्म के अनुसार जब उन धर्म ग्रंथों को आप पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं जो आपकी अंतरात्मा है, आत्मा है, ठीक, जो आपको आत्मा की अनुभूति होती है, तो कहीं ना कहीं उस आत्मा की अनुभूति के द्वारा ही आपका जो माइंड डाइवर्ट होता है, तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर होता है। बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि पूरी तरह से वो घर बार को छोड़ देते हैं, अपना ध्यान पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति में लगा देते हैं या किसी मंदिर के प्रति समर्पित हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर आध्यात्मिकता की तरफ अपने रुख को मोड़ देना। लेकिन यहाँ पे आपको जो शिक्षा लेना है, उस शिक्षा का सिर्फ अर्थ समझना है। आपको हम कोई पुजारी और वो बनाने का मकसद नहीं है
ये मेरे अनुसार नहीं, जो आपकी फिलॉसफी कह रही है उसके अनुसार हमने बताया आपको। यस सर। पाठ्यक्रम की बात आती है कि आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं करिकुलम के अंतर्गत सारे लोग पढ़ रहे होंगे। माइक अभी आप सारे लोग म्यूट रखिए। जब लास्ट में क्लास क्लोज हो जाया करे उस टाइम पे अगर किसी को कोई डाउट है तो 5 मिनट के अंदर अपने डाउट आप कंप्लीट कर लिया करें। हम सबके प्रश्नों के जवाब देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको अगर कोई डाउट है तो 5 मिनट जब लास्ट में मेरी तरफ से लेक्चर ओवर हो जाए उस टाइम पे आप पूछ लीजिए। अगर बीच में डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा कि जो मेन मकसद है तो वो नहीं फिर पूरा हो पाएगा। पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम को करिकुलम कहते हैं। और करिकुलम को जब आपने करिकुलम के पेपर में सारे लोगों ने पढ़ा होगा तो करिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। और करिकुलम का आशय होता है घास का मैदान। जिस प्रकार से घोड़ा दौड़ करके घास के मैदान में अपने लक्ष्य को पूरा करता है, उसी प्रकार से विद्यार्थी भी पाठ्यक्रम रूपी घास के मैदान में दौड़ करके अपने लक्ष्य को पूरा करता है। तो करिकुलम आपका पाठ्यक्रम होता है और सिलेबस आपका पाठ्यचर्या होती है। करिकुलम वाले स्टूडेंट एचआई वालों को सब ये पॉइंट कंफर्म होंगे पूरी तरह से, क्योंकि ऑलरेडी वो करिकुलम का पेपर पढ़ रहे हैं। बीआई और एमआर में मुझको नहीं पता है, वैसे आप लोगों के उसमें भी होगा करिकुलम कहीं ना कहीं। तो करिकुलम एक तरह से ब्रॉड टर्म है, बहुत विस्तृत वर्ड है। करिकुलम के अंतर्गत कहीं ना कहीं आपका होल लाइफ आ जाता है, चाहे वो स्कूल इनसाइड एक्टिविटीज हो चाहे स्कूल आउटसाइड एक्टिविटीज हो। पूरी की पूरी एक्टिविटीज, चाहे लैब के अंदर सीख रहे हो, चाहे लेबोरेटरी के अंदर सीख रहे हो, चाहे प्रयोगशाला में सीख रहे हो, या खेल के मैदान में सीख रहे हो, या कक्षा कक्ष में सीख रहे हो, या घर में सीख रहे हो, या पड़ोसी के साथ सीख रहे हैं, पूरा का पूरा होल लाइफ कहीं ना कहीं करिकुलम होती है। लेकिन जो सिलेबस होता है, जिसको हम हिंदी में पाठ्यचर्या बोलते हैं, तो सिलेबस आपका करिकुलम का एक पार्ट होता है। मतलब करिकुलम विस्तृत हो गया और सिलेबस कहीं ना कहीं सीमित हो गया। करिकुलम का कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है, लेकिन सिलेबस का एक निर्धारित टाइम ड्यूरेशन होता है। जैसे डिप्लोमा कर रहे हैं तो डिप्लोमा का सिलेबस डिसाइड होगा और उसको कंप्लीट करने का कहीं ना कहीं टाइम ड्यूरेशन होगा। किसी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं करिकुलम का पार्ट होगा, ना कि सिलेबस का, क्योंकि उसमें टाइम पीरियड डिसाइड नहीं है कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट पे उस एग्जाम को क्रैक कर लिया, या 3 से 4 साल लगे, या 5 साल लगे, या 10वें साल के बाद भी आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो उसको हम करिकुलम के अंतर्गत रखेंगे। जबकि आपका जैसे किसी भी क्लास को आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, हाई स्कूल हो, इंटर हो, चौथी, पांचवी, छठवीं, आठवीं, इनका सबका एक निर्धारित सिलेबस होगा, टाइम पीरियड भी होगा कि इस टाइम के अंदर आपको उसको फिनिश करना है। तो ये बेसिक चर्चा तो हमने करिकुलम पे किया, क्योंकि यहाँ पे करिकुलम वर्ड आया था और मुझको लगा कि मैं आपको बता दूं। अब बात आती है कि आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो आदर्शवाद में पाठ्यक्रम के अंतर्गत सूचनाओं को ज्ञान के रूप में तथा महान विचारों को आदर्शों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यानी जो आदर्शवाद है, तो आदर्शवाद में पाठ्यक्रम के अंतर्गत सूचनाओं को ज्ञान के रूप में, यानी पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो भी सूचनाएं होती हैं उनको ज्ञान के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। और साथ साथ तथा महान विचारों को, अगर जैसे बहुत बार किसी राइटरों के कोट दिए होते हैं तो उन कोटों को, महान विचारों को आदर्शों के रूप में कहीं ना कहीं प्रयुक्त किया जाता है। संक्षेप में आदर्शवाद पाठ्यक्रम के अंदर उन सभी विषयों को रखने का बल देता है जिससे व्यक्ति के मानसिक वातावरणीय परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करते हुए आध्यात्मिक मूल्यों का ज्ञान प्राप्त कर आत्मानुभूति कर सके। ये चीज बताया जा रहा है कि अध्यात्मवाद के अंतर्गत जो भी करिकुलम है, उस करिकुलम के अंतर्गत उन सारी चीजों को सम्मिलित किया गया है, चाहे वो मानसिक एक्टिविटी से रिलेटेड क्रियाकलाप हो या वातावरणीय परिस्थितियों में, जिससे कि मानसिक और वातावरणीय परिस्थितियों में व्यक्ति कहीं ना कहीं सामंजस्य स्थापित करना सीख जाए और साथ साथ सामंजस्य स्थापित करके आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति कर सके। और जब वो आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति करेगा तो कहीं ना कहीं उसको आत्मा अनुभूति की प्राप्ति होगी।
इस दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों को महत्व दिया गया है। आदर्श वाक्य मैंने बताया कि जो आइडियलिज्म का आदर्श वाक्य है वो सत्यम शिवम सुंदरम है। आदर्श वाक्य क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य का ज्ञान कराने वाले विषय भाषा है, साहित्य है, भूगोल है, गणित है, दर्शन विज्ञान है एवं बौद्धिक क्रियाएं आदि। यानी जो विषय रखे गए हैं आदर्शवाद के अनुसार जो करिकुलम बनाया गया है, पाठ्यक्रम बनाया गया है, और उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो विषय रखे गए हैं या विषयों को स्वीकार किया गया है, उनमें लैंग्वेज, कहीं ना कहीं भाषा चाहे आपकी हिंदी भाषा हो या अंग्रेजी भाषा हो, वैसे मातृभाषा पे ज्यादा जोर दिया जाता है। तो भाषा हो गई, साहित्य हो गया, लिटरेचर के माध्यम से भी बहुत सारी चीजें आप लोग सीखते हैं। भूगोल हो गया, क्योंकि इन्वायरमेंट को आप अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट से अलग नहीं कर सकते, और इन्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं जियोग्राफी का पार्ट होता है। गणित हो गया, दर्शन विज्ञान हो गया, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी एवं बौद्धिक क्रियाएं। शिव का ज्ञान कराने वाले विषय में जैसे धर्म का ज्ञान कराना है, अध्यात्म शास्त्र हो गया, नीति शास्त्र हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, समाज सेवा हो गया, मानव सेवा हो गया, शारीरिक क्रियाएं हो गई, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित क्रियाएं हो गई, सैनिक शिक्षा हो गया, उद्योग आदि। यानी किस प्रकार से जैसे सत्यम शिवम सुंदरम का वाक्य बताया गया है, आदर्श वाक्य दिया गया है आदर्शवाद के अनुसार कि सत्यम शिवम सुंदरम होना चाहिए, तो शिव का ज्ञान कराने वाले विषय कौन कौन से आपको बताए गए? धर्म के बारे में जानकारी कराएं छात्रों को, अध्यात्म शास्त्र की जानकारी दी जाए जिसको शायद एस्ट्रियोलॉजी कुछ कहते हैं, नीति शास्त्र हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र, समाज सेवा कि किस तरह से हम लोग, क्योंकि देखो जब तक आध्यात्मिकता नहीं होगा, हमें नैतिकता नहीं होगा, तो कभी भी हम सामाजिक गतिविधियों में अपने आप को इन्वॉल्व, तो अगर मेरे अंदर कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता की चीजें और नैतिकता की चीजें नहीं है, तो पता चले कि मेरे सामने किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है तो हम देख करके आगे बढ़ लेंगे, किसी की मौत भी हो रही है, हमें कोई लेना देना नहीं है, समाज में क्या घटित हो रहा है हमारा किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं। लेकिन ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जब आपके अंदर एक अच्छे नैतिकता के गुणों का विकास होगा, आध्यात्मिक चीजों की प्रवृत्ति होगी, तभी आप ऐसे क्रियाकलापों में कहीं ना कहीं उन्मुख होते हैं कि भाई ये दुख दर्द है, कष्ट पीड़ा है, और ये निर्धारित नहीं है, आज मेरे ऊपर हो सकती है तो कल किसी और के ऊपर हो सकती है। अगर आज आपकी परिस्थितियों में, आपके साथ विपरीत परिस्थितियों में हम नहीं खड़े होते हैं, तो कल के दिन अगर हमें आपकी जरूरत पड़ जाती है तो आप क्यों हमारे साथ खड़े होंगे? तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जब ऐसे विषयों का अध्ययन कराया जाता है, तब जाकर के ये सारी चीजें बालक के अंदर इन चीजों का विकास होता है। समाज सेवा हो गई, मानव सेवा हो गया, शारीरिक क्रियाएं हो गई, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित क्रियाएं, सैनिक शिक्षा, उद्योग आदि। फिर नेक्स्ट है सुंदर का ज्ञान कराने वाले विषय, कविता, संगीत, कला कौशल, निर्माण रचना, सफाई, सुरक्षा की क्रियाएं। यानी किस तरह से आप सुंदर लगेंगे, किस तरह से आप अपने वातावरण को सुंदर बनाएंगे, किस तरह से आप में इंटरेस्ट आएगा, किस तरह से आपका टेंशन खत्म होगा। तो कहीं ना कहीं सुंदर का ज्ञान कराने वाले विषय आपके, जैसे कविताएं पढ़ते हैं आपको इंटरेस्टिंग लगती हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेशन भी किसी किसी कविता में आपको मिलती है, संगीत सुनते हैं तब भी आपका माइंड रिफ्रेशमेंट होता है, कला से संबंधित चीजें, कला कौशल, निर्माण रचना, सफाई सुरक्षा क्रियाएं आदि। तो इस तरह से ये कुछ विषय थे पाठ्यक्रम के अंतर्गत जिन चीजों को कहीं ना कहीं अध्यात्मवाद के अनुसार रखा गया है। अब शिक्षण विधियों की बात आती है, तो किस प्रकार के शिक्षण विधियों को रखा गया है? तो आदर्शवादी विचारकों द्वारा विभिन्न शिक्षण विधियों को अपनाया गया है, जैसे प्रश्नोत्तर विधि। कौन सी विधि? प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि को किसने दिया? सुकरात ने दिया। ये क्वेश्चन सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं कि प्रश्नोत्तर विधि को किसने दिया या प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? तो पता चलता है कि प्रश्नोत्तर विधि को सुकरात ने दिया। संवाद विधि किसने दिया?
तो इस विधि को प्लेटो ने दिया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। संवाद विधि किसने दिया? तो प्लेटो ने दिया। आगमन और निगमन बहुत ही फेमस विधियां हैं टीचिंग की। आगमन में पहले हम लोग उदाहरण बताते हैं और इसके बाद फिर विषय वस्तु बताते हैं। आगमन में क्या करते हैं? आगमन में पहले उदाहरण बताते हैं और फिर विषय वस्तु को बताते हैं, तो इसे हम आगमन विधि कहते हैं। जैसे मैथ वगैरह में मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा, मैथ की टीचिंग में जब शिक्षण विधियों की बात आती है तो शिक्षक पहले क्या करता है कि जो पाठ आपको पढ़ाना है, जो यूनिट या जो लेसन आपको चालू करना है, उससे रिलेटेड पहले 2-4 एग्जाम्पल बताते हैं सवालों के। इसके बाद फिर प्रश्नावली के सवाल आपको सॉल्व करवाते हैं। तो आगमन में पहले उदाहरण बताया जाता है और फिर सिद्धांत बताया जाता है। निगमन में क्या करते हैं? पहले हम थ्योरी बताते हैं और फिर बाद में उसके उदाहरण बताते हैं। जैसे न्यूटन का गति विषयक नियम आपको बता दिया गया कि न्यूटन ने 3 गति विषयक नियम दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे में जैसे बताया कि प्रत्येक क्रिया के समान परंतु उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, का तीसरा नियम हो गया। तो पहले हमने आपको थ्योरी बताया, ठीक। अब थ्योरी के बाद जैसे आप कहें कि इसका एग्जाम्पल प्रेजेंट करें, तो जैसे नाव से जब आप कूदते हैं तो यहाँ पे न्यूटन का तीसरा गति विषयक नियम लागू होता है। घोड़ा जब टांगे को या गाड़ी को आगे खींचता है तो न्यूटन का गति विषयक तीसरा नियम लगता है, क्योंकि जितना वो अपनी पिछली टांगों से पृथ्वी पर जोर लगाता है उतना ही पृथ्वी भी विपरीत दिशा में उतना ही जोर लगाती है, तब जाकर के वो गाड़ी आगे बढ़ती है। जब आप कूदते हैं तो जिस तरह से आपने जमीन को पुश किया अपने पंजों से, तो जिस तरह से आपने जमीन पे जोर लगाया तो जमीन भी उतना ही बल आपके विपरीत दिशा में लगाती है, तब जाकर के आप छलांग भर पाते हैं। और बंदूक से जब गोली निकलती है तब भी वहां पे न्यूटन का तीसरा ही नियम लगता है। जितने वेग से गोली आगे जाएगी उतने वेग से पीछे चलाने वाले को भी धक्का मारती है फोर्स के साथ। आई होप ये कहने का मेरा असर सिर्फ इतना था, यहाँ साइंस पढ़ाना नहीं था। लेकिन निगमन में ये कि पहले थ्योरी बताई जाती है और थ्योरी के बाद फिर उदाहरण दिए जाते हैं। तो सुकरात प्रश्नोत्तर विधि आता है। प्रश्नोत्तर विधि को यूज किया जाता है, जिसको प्लेटो ने दिया। आगमन बता दिया कि आगमन क्या होती है, निगमन क्या होती है, अरस्तु ने दिया है। अभ्यास विधि, अभ्यास विधि, प्रशिक्षण विधि एवं क्रिया विधि, ये 3 कंबाइंड है। अभ्यास विधि, प्रशिक्षण विधि और क्रिया विधि, ये तीनों विधियों को पेस्टालॉजी ने दिया है। अभ्यास विधि यानी जिसे हम एक्सरसाइज मेथड्स कहते हैं, तो ये अभ्यास विधि हो गई। प्रशिक्षण विधि, यहाँ पे मैं आपको लेक्चर के माध्यम से सिखा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक तरह से क्या दिया जा रहा है, प्रशिक्षण। जब किसी काम के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाती है तो उसको प्रशिक्षण कहते हैं। प्रशिक्षण के द्वारा कहीं ना कहीं व्यक्ति की कार्य कुशलताओं का अनुभव बढ़ता है। तो अभ्यास विधि, प्रशिक्षण विधि एवं क्रिया विधि। क्रिया का मतलब कहीं ना कहीं करके आप सीखते हैं। तो प्रशिक्षण, अभ्यास और क्रिया तीनों पेस्टालॉजी ने दिया था। निर्देशन विधि यानी डायरेक्शन, जैसे हम आपका सिर्फ मार्गदर्शन करें कि आप पढ़िए, ऐसे ऐसे तैयारी करिए, ऐसे ऐसे आप आगे बढ़िए, तो ये निर्देशन विधि को हर्बर्ट ने दिया था। खेल विधि फ्रोबेल की है, बहुत ही फेमस विधि है। ये सारे टीचिंग के मेथड्स और उनके जो प्रतिपादक हैं सब टेट और सुपर टेट में पढ़ते हैं। तो यहाँ की दृष्टि से तो आप पढ़िए, साथ साथ आप उस दृष्टि से भी पढ़िए, यहाँ से जो मेन चीजें आपको मिल सकें उन सारी चीजों को बेहतर ग्रहण करने का प्रयास करिए। तो खेल विधि को फ्रोबेल ने दिया था। और जो तर्क विधि है, जिसको हम एक तरह से तर्क, रीजनिंग, लॉजिकल कहते हैं, तो तर्क विधि हीगल ने दिया था। तर्क विधि किसने दिया था? हीगल ने दिया था। तो आदर्शवादी शिक्षण प्रक्रिया में आत्मक्रिया तथा अनुकरण पर बल देते हैं, या आत्मक्रिया स्वयं के द्वारा और साथ साथ अनुकरण करके, यानी किसी को फॉलो करके किस तरह से सीखे। उनका विचार है कि अपरिपक्व बालक अपने से बड़ों तथा साथियों के व्यवहार का अनुकरण करके सामाजिक व्यवहारों को सीखता है। यानी जो आदर्शवादी विचारधारा के लोग थे, उनका मानना यह था कि कोई भी बालक कहीं ना कहीं अपने से बड़े
या श्रेष्ठ व्यक्तियों का अनुकरण करके लाइफ में बहुत सारी चीजों को कहीं ना कहीं सीखता है। वही चीजें आप पे भी लागू होती हैं और हम पे भी लागू होती हैं। आप पता चले आपका जो आइडियल व्यक्ति है, आपका आइडियल टीचर है, आपका आइडियल कोई व्यक्ति है, कोई सीनियर है, घर पे है, मोहल्ले पड़ोस पे है, कहीं ना कहीं आप उसको फॉलो करने का प्रयास करते हैं। अब शिक्षक की बात आती है तो शिक्षक आदर्शवाद शिक्षक को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता है, क्योंकि शुरुआत में मैंने बताया था कि आदर्शवादी विचारधारा के अंतर्गत शिक्षक का जो स्थान होता है वो सर्वोपरि होता है। देवतुल्य संज्ञा दी गई है शिक्षक को। यानी जो आदर्शवादी विचारधारा के लोग हैं वो शिक्षक को देवता के तुल्य कंपेरिजन करके मानते हैं, अर्थात शिक्षक का सर्वोपरि स्थान होता है। इस विचारधारा के अंतर्गत विद्यालय की तुलना एक उद्यान से की गई है। विद्यालय की तुलना कहाँ से की गई है? उद्यान यानी बगीचे से की गई है। और छात्र की तुलना कोमल पौधे से की गई है और शिक्षक की तुलना एक कुशल माली से की गई है। जिस तरह से मालिक की अनुपस्थिति में पौधा बढ़ता तो है, बढ़ेगा, लेकिन अगर माली होगा तो जिस तरह से उसको काट के छांट के और जिस तरह से उसको मालिक वही एक प्रकार से शिक्षक है जो कहीं ना कहीं शिक्षार्थियों के कमियों को, दोषों को दूर करने का प्रयास करता है। यह असंभव है। ठीक है, तो ये तो आपका ये रहा। यानी यहाँ पे टीचिंग की जब बात आती है तो मेन रूप से ये देखा जाता है जब शिक्षक का सर्वोपरि स्थान होता है, शिक्षक का ही वर्चस्व होता है, तो टीचिंग है वो टीचर ओरिएंटेड होती है। यानी मुख्य रूप से तानाशाही के रूप में सारा का सारा वर्चस्व शिक्षक का होता है और शिक्षार्थियों का वर्चस्व नहीं होता है। तो आई होप शिक्षक के गुण भी आपको पता चल गए होंगे। आदर्शवाद के अनुसार कि देवतुल्य माना गया है, शिक्षक का स्थान सर्वोपरि होता है। आदर्शवादी विचारधारा के अंतर्गत विद्यालय को कहीं ना कहीं बाघ की तुलना दी गई है और पौधे की तुलना कहीं ना कहीं स्टूडेंट की तुलना कोमल पौधे से की गई है और शिक्षक की तुलना माली से की गई है। जिस प्रकार एक बगीचे में माली कहीं ना कहीं पौधों को सींचता है, परवरिश करता है, देखरेख करता है, छांटता है, काटता है, गुड़ाई निराई करता है और एक बेहतर आकार देने का प्रयास करता है, उसी प्रकार से शिक्षक भी आदर्शवादी विचारधारा के अंतर्गत अपने छात्रों को सींच के, संवार के, परवरिश करके गलत रास्ते में से अगर जा रहे हैं तो उनको सही रास्ता दिखा करके बेहतर नागरिक बनाने का प्रयास करता है। शिक्षक का स्थान सर्वोपरि होता है और यानी टीचर ओरिएंटेड टीचिंग होती है, यहाँ पे स्टूडेंट ओरिएंटेड नहीं होती है, क्योंकि शिक्षक ही सर्वोपरि होता है। अब शिक्षक के कुछ गुण बताए गए हैं। ईश्वर का प्रतिरूप बताया गया है। आदर्शवाद के अनुसार जो शिक्षक के गुण होते हैं वो ईश्वर का प्रतिरूप होता है, विषय का ज्ञाता होता है, क्योंकि देवतुल्य पहले ही कह दिया गया है, तो ईश्वर का प्रतिरूप होता है, विषय का ज्ञाता होता है, कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट वो पढ़ाएगा तो उस सब्जेक्ट का ज्ञाता होता है, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने वाला स्वाध्यायी। यानी शिक्षक होना कैसे चाहिए? समय समय पे अपने छात्रों को मोटिवेट करते रहना चाहिए और मोटिवेशन एक इस प्रकार का अभिप्रेरक होता है जो सीखने की गति को कहीं ना कहीं 2 से 3 गुना बढ़ा देता है। लर्निंग के थ्योरी में इन चीजों को पुनर्बलन है, मोटिवेशन है और रेनफोर्समेंट है, इन चीजों को आप लोग बाखूबी पढ़ रखे होंगे। और स्वाध्याय होना चाहिए, मतलब सेल्फ स्टडी शिक्षक को भी करना चाहिए। अगर शिक्षक सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तो अपने छात्रों को बेहतर नहीं सिखा पाएगा। ओनली वही पुरानी परंपरा वाली चीजें, रटी रटाई वाला ज्ञान वही देंगे, नया नया ज्ञान नहीं दे पाएंगे। इसलिए शिक्षकों को भी समय समय पे कहीं ना कहीं पढ़ते रहना चाहिए, अर्थात स्वाध्यायी होना चाहिए। शिक्षण कला में दक्ष होना चाहिए। शिक्षण कैसा होना चाहिए? अपने विषयों का ज्ञाता हो, स्वाध्यायी हो और साथ साथ शिक्षण कला में दक्ष हो। क्योंकि टीचिंग जो होती है ना वो आर्ट और साइंस दोनों होती है, यानी शिक्षण भी एक कला होती है
और जब तक टीचर्स के अंदर ये कला विद्यमान नहीं होगी तब तक कभी भी वह अपने शिक्षार्थियों को बेहतर तरीके से नहीं सिखा सकते हैं। छात्रों का परम मित्र, हितैषी, पथ प्रदर्शक, यानी टीचर्स कैसा होना चाहिए? छात्रों का हितैषी होना चाहिए, भला करने वाला होना चाहिए, मित्रवत व्यवहार करने वाला होना चाहिए, और पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए। जीवन कला में निपुण, ईश्वर का प्रतिरूप, किसी भी व्यक्ति की लंबाई चौड़ाई